Hello friends, so today in this lecture we will learn about the process synchronization. So first of all process synchronization किसको कहते हैं वो हम पढ़ेंगे, पर उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोसेस है उसको सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है. सो अभी हमको ये पता है कि हमने आगे देख लिया कि देर आर टू मैनी प्रोसेसेस. ओके, बहुत सारे प्रोसेस स्टेट देख लिए, प्रोसेस स्टेट साइकिल देख ली. ठीक है. अभी हमको ये पता है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रोसेस नहीं होती. ओके, देर आर मल्टीपल प्रोसेस रनिंग इन अवर सिस्टम. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारी प्रोसेस दो तरीके से रन हो सकती है. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है कि या तो सीरियल या तो फिर पैरेलल. ओके, तो सीरियल और पैरेलल में डिफरेंस क्या है कि सीरियल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास P1 और P2 प्रोसेस है, ठीक है, इफ़ आई हैव P1 एंड P2 प्रोसेस, तो पहले कौन जाएगा? P1 जाएगा. P1 अपना पूरा टास्क ख़त्म करेगा और उसके बाद उसका टास्क ख़त्म होने के बाद फिर P2 का टर्न आएगा और फिर P2 अपना टास्क ख़त्म करेगा. दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैंने क्लास में किसी को अभी बोला है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस ऐसे, ओके, आपको ये ऐसे राइट करना है, तो मैंने अभी दो स्टूडेंट को ये टास्क दिया, तो अभी मैंने ये बोला एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट ए ले लेती हूँ. अभी ए स्टूडेंट को ये बोला कि पहले तू अपना पूरा ऐसे ख़त्म कर, वो ख़त्म करके मुझे सबमिट करे, उसके बाद बी स्टूडेंट आएगा और बी स्टूडेंट अपना काम खत्म करेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको बोलते हैं सीरियल एग्जीक्यूशन. तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे हमको कोई सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. पर पैरेलल प्रोसेस का काम क्या है कि अगर एक साथ मल्टीपल प्रोसेस आर रनिंग इन अवर सिस्टम, जो कि होता ही है. ओके, अगर सीरियल प्रोसेस होती तो हमको कोई प्रॉब्लम आता नहीं, पर वो अगर सीरियल प्रोसेस से हम वर्क करते हैं तो हमको उतनी एफिशिएंसी भी नहीं मिलती, राइट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम सर्विस देखें तो वहाँ पे क्या है कि हमारी बहुत सारी प्रोसेस पैरेलल वर्क करती है. ठीक है, तो अभी हमारी जो प्रोसेस पैरेलल वर्क कर रही है तो उसमें भी हमारे पास और दो टाइप है. कौन से दो टाइप है? तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम में दिखाया है कि फर्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस और दूसरा है इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ओके, अभी कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब क्या कि आपकी जो दो प्रोसेस है वो दो प्रोसेस कुछ शेयर कर रही है. ठीक है, वो दोनों प्रोसेस में कुछ कॉमन है. और इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो दोनों प्रोसेस में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो यहाँ पे देखो कि शेयर मतलब वो क्या शेयर कर सकती है. हो सकता है कि आपकी प्रोसेस जो P1 P2 हो उसमें कुछ कोई वेरिएबल कॉमन हो, या फिर वो कॉमन मेमोरी शेयर कर रही है, या फिर वो कॉमन कोड शेयर कर रही है, या फिर कॉमन रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, मेमोरी, CPU, प्रिंटर, एनीथिंग. मतलब कि कुछ दोनों प्रोसेस में कुछ कॉमन है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस. अगर उसका मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन. ठीक है, कि अगर आप और आपके फ्रेंड दोनों एक साथ ट्रांजैक्शन करते हो पर दोनों की बैंक अगर अलग अलग है, एक की SBI है और दूसरे की है ICICI. ठीक है, तो अगर उस टाइम पे आप एक ही टाइम पे ट्रांजैक्शन करते हो किसी दूसरे के अकाउंट में तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप दोनों की बैंक जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. दोनों ही बैंक में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, वो दोनों कुछ भी शेयर नहीं कर रही कॉमन. पर अगर आप सेम आपका और आपके फ्रेंड दोनों सेम बैंक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और सेम अकाउंट पे कुछ एंट्री करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी दोनों की बैंक सेम है. सो आपकी दोनों की बैंक में बहुत कुछ सेम रहेगा, जैसे कि लोकेशन सेम हो सकता है, या फिर उसका जो डेटाबेस है वो सेम हो सकता है, उसकी मेमोरी सेम हो सकती है. सो वहाँ पे आपकी दोनों की जो ट्रांजैक्शन है, जो आप एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वहाँ पे हमको क्या चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो मतलब कि अगर पैरेलल प्रोसेस है पर उसमें भी अगर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कुछ भी कॉमन शेयर नहीं कर रही है, तो उसमें कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं दूसरा भी एग्जांपल दूँ एक, कि जैसे आप और आपके सिस्टर या फिर आपके ब्रदर दोनों अगर कोई कॉमन, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग दिया, ठीक है, दोनों को ड्राइंग करने के लिए स्केच बुक दी, पेन दी, पेंसिल दी, पर सोच लो कि आप दोनों के बीच में जो इरेजर है वो कॉमन है. ठीक है, एक ही इरेजर मैंने दिया, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा. आप दोनों एक साथ इरेजर को यूज़ नहीं कर सकते. सो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. तो अभी नीचे यहाँ पे देखो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. मेरे पास क्या है? P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है. ठीक है, अभी दोनों में मैंने कुछ कोड लिखा है. अभी P1 प्रोसेस में क्या कोड लिखा है मैंने? यहाँ पे मैंने लिया है इंटीजर x इज इक्वल्स टू a. ठीक है, और अभी जो a है उसकी इनिशियल a की वैल्यू मैंने 4 ली है. यहाँ पे a को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 4 से. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इंटीजर x इज इक्वल्स टू a, मतलब कि a की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे चली जाएगी? x में चली जाएगी. उसके बाद वो क्या कर रहा है? x प्लस प्लस, मतलब कि x की वैल्यू +1 से इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या रखा है? स्लीप 1 करके. अभी स्लीप 1 क्या है मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, उसके बाद क्या है? a इज इक्वल्स टू x. ठीक है,
तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो सेम वे यहाँ पे P2 का कोड है, P2 का कोड में भी क्या लिखा है मैंने, इंटीजर y इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वह कहाँ पे स्टोर होगी, y में, और फिर हम कर रहे हैं y प्लस y को हम क्या कर रहे हैं, 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्लीप ऑपरेशन, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू y, मतलब कि a की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अभी आप दोनों कोड को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारा a, दोनों एक कॉमन a वेरिएबल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये प्रोसेस को अगर आप सीरियल लो, ठीक है, पहले P1 करते हैं उसके बाद P2 करते हैं, तो अगर आप पहले P1 को लोगे तो x इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या है 4, तो अभी x की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद प्लस प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगी, ठीक है। अभी ये स्लिप को इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी हम सीरियल कर रहे हैं, ठीक है, तो P2 का कोई टास्क नहीं है बीच में, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू x, मतलब a की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। 4 + 1 होता है तो 5 हो जाती है। उसके बाद P2 आएगा, तो P2 क्या कर रहा है, माइनस माइनस कर रहा है, तो 5 से अभी a की वैल्यू अपडेटेड क्या थी हमारे पास, 5 थी, तो अभी 5 में से माइनस माइनस करेंगे हम, और उसको अगर 1 से डिक्रीमेंट करते हैं तो अभी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम सीरियली ये टास्क कर रहे हैं तो हमारी सीरियली उसकी फाइनल वैल्यू जो है ए की वो क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप दोनों कोड को चेक करो, ठीक है, तो एक में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, और एक में क्या हो रहा है, 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। सो अभी हम लॉजिक लगाए तो भी हमको पता चलता है कि ए की वैल्यू जो 4 है उसमें अगर एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 आएगा, फिर वापस डिक्रीमेंट करेंगे तो 4 ही आएगा। अगर पहले हम डिक्रीमेंट वाला करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पहले P1 वाला ही करो, आप पहले P2 वाला करोगे तो 4 में से 3 होगा, और फिर अभी P1 वाला करोगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, मतलब कि कुछ चाहे P1 करो या P2 करो, दोनों तरीके से ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में इश्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कि अगर जो ये हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होगी तो क्या इशू आएगा, तो वो इशू मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे देखो अभी P1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी आप P1 से स्टार्ट करो, आप P2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट फॉर अवर कन्वीनियंसी आई एम स्टार्टिंग फॉर P1। सो अभी P1 से स्टार्ट करोगे तो a की वैल्यू जो हम एक x में स्टोर कर रहे हैं, तो अभी x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, फिर x की वैल्यू हमने +1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो अभी वैल्यू आ गई 5। अभी मैंने क्या ऑपरेशन किया, स्लिप 1। स्लिप 1 का मतलब क्या है कि स्लिप 1 मतलब व्हाट, कि अभी हम क्या बोलते थे कि हमारा जो सीपीयू होता है वो स्विच होता रहता है, कंटेक्स्ट स्विच होता है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विच को अगर आपको कोडिंग में लिखना है तो वहां पे ऑपरेशन आता है स्लिप। स्लिप 1 का मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड के लिए क्या बोलेगा ये P1 प्रोसेस कि भैया मेरे को पोज होना है, ठीक है। तो अभी सीपीयू बोलेगा कि देख मैं तो पोज नहीं हो सकता, अगर तेरे को पोज होना है तो मैं कोई दूसरी प्रोसेस पे ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो फिर वो चेक करेगा कि कोई और दूसरी प्रोसेस रेडी है आने के लिए। तो अभी P2 बोलेगी कि हाँ भैया मैं अभी रेडी हूँ, मुझे अभी प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्लीप करते हो, ठीक है, ये स्लीप पे पहुँचते हो, तो स्लीप के बाद आपका जो CPU होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच हो जाता है, ठीक है। अभी वो कहाँ पे आ गया, P2 पे आ गया, ठीक है। तो अभी P2 पे क्या आ गया, P2 भी क्या करेगा, अपना कोड चलाएगा। तो P2 ने क्या किया, इंटीजर y इज इक्वल्स टू a। अभी जो a की वैल्यू थी वो तो अभी पुरानी ही है, 4 है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे P1 में जो फाइनल था a इज इक्वल्स टू x वो तो अभी किया ही नहीं, यहाँ से ही हम क्या हो गए, कंटेक्स्ट स्विच हो गए। तो अभी a की जो वैल्यू थी वो तो अपडेट हुई ही नहीं, तो यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो P2 क्या करेगा, अपना फर्स्ट जो कोड की फर्स्ट लाइन है वहीं से स्टार्ट करेगा। तो y इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या होगी, उसके पास तो 4 ही होगी, तो y की वैल्यू वो 4 लेगा, और फिर क्या करेगा, 4 माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। सो अभी y की वैल्यू डिक्रीमेंट करते हैं 4 में से, तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू वाई, मतलब कि y की जो वैल्यू है हमारी वो हम a में स्टोर कर रहे हैं। तो अभी a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, a इज इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक है। अभी सीपीयू क्या बोलेगा, अभी ये प्रोसेस खत्म हो गई तो सीपीयू वापस कहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ लास्ट कोड ही बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू एक्स, अभी x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी, तो अभी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। सेम वे अगर आप P2 को पहले लोगे और फिर P1 को लोगे, ठीक है। अभी पहले P2 से ट्राई करते हैं कि अगर पहले P2 ले रहे हैं हम, तो फिर हमारी जो वैल्यू है 4, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 4 में यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। और 3 आने के बाद अभी वापस क्या हो जाए, यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है। तो कंटेक्स्ट स्विच होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि अगेन इसको तो पता ही नहीं है
कि यहाँ पे कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइजेशन किया ही नहीं है। तो ये तो एक ही 4 वैल्यू ही लेगा और 4 में +1 करेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, और फिर 5 को अभी यहाँ पे क्या कर देगा, ए में स्टोर कर देगा, और फिर वापस हमारा सीपीयू जब यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे तो वो किसकी वैल्यू ओवरराइट करेगा, वाई की वैल्यू ओवरराइट करेगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो मतलब अगर आप पहले P1 लेते हो और आप अगर यहाँ पे P1 लेते हो और आपका अगर यहाँ से कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, तो यहाँ पे P2 अगर पहला प्रोसेस खत्म करके A की वैल्यू को क्या कर रहा है 3 कर रहा है, और 3 की वैल्यू को P1 क्या कर रहा है ओवरराइट करके 5 कर रहा है। ठीक है, अगर आप पहले P2 लोगे तो P2 में क्या होगा, ये स्लीप वाले फंक्शन से कंटेक्स्ट स्विच होगा, तो फिर क्या होगा कि P1 अपनी टास्क पहले खत्म करेगा तो A की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, पर फिर वो जब P2 के पास आएगा CPU तो P2 क्या करेगा, अगेन उसके पास जो Y की वैल्यू थी 3 वही कर देगा। ठीक है, सो दोनों तरीके से अगर आप पहले P1 लेते हो और P2 लेते हो, आंसर A का 3 आएगा या फिर 5 आएगा, पर दोनों ही आंसर क्या है गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं कि अगर P1 पहले गया तो वो ओवरराइड करेगा, अगर P2 पहले गया तो वो A की वैल्यू को चेंज करेगा। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस में क्या हो रही है, रेस हो रही है, पर दोनों ही प्रोसेस में अगर रेस होने के बाद भी कोई भी आंसर सही नहीं है, दोनों में ही दोनों आंसर क्या है गलत है। एक आंसर 5 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो मेन इश्यू है, जो बेसिक इश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। सो अभी यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, और उसके बाद उसकी जो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।